पार्ट 1। क्या मसला है? क्यों इतना चिल्ला रही हो? अंकिता के बार बार चिल्लाने पर राधा जी ने उसे घूरते हुए पूछा। मेरा पांव देखिए, इसमें कांटा चुभ गया है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मा, प्लीज निकाल दीजिए, वरना मैं इस दर्द से मर जाऊंगी। छोटा सा कांटा उसके पैर में चुभा हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर में पूरी तलवार लग चुकी हो। वो लगातार चिल्लाते हुए पूरे घर को सिर पर उठा चुकी थी। अंकिता, रिलैक्स हो जाओ। इतना बड़ा कांटा नहीं है जितना तुमने शोर मचा रखा है। राधा जी ने फिर से उसे डांटा तो वह मुंह बना गई, लेकिन आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राम बेटा, यहां आइए। राम उनके घर पर किराएदार की हैसियत से रहता था, जो सुबह सुबह राम को हॉस्पिटल जाते देखा तो तुरंत उसे पुकार लिया। क्या हुआ आंटी जी? वह एक नजर उस ड्रामा क्वीन अंकिता को देखता हुआ दूसरी नजर राधा जी पर डालता हुआ बोला, बेटा देखना जरा, इसके पांव में कांटा चुभ गया है ना? देखने दे रही है ना, चुप हो रही है। अजीब शोर मचा रखा है। इसने वो बुरी तरह से परेशान थी। राम ने उस छोटी सी लड़की को देखा जो उससे लगभग 12 साल छोटी थी और जो खुद को उसके कदमों में बिठाना चाहती थी। राम ने मुस्कुराते हुए उसके नरम और मुलायम दूधिया सफेद पैरों की ओर देखा, जो हाथ लगाते ही मैले हो जाते। कोई और होता तो राम मना भी कर देता, पर राधा आंटी को वह मना ना कर सका। वह अपनी मां से ज्यादा सम्मान देता था उन्हें। सोफे पर एक ओर बैठते हुए उसने उसका पांव उठाकर अपनी जांघ पर रखा और देखने लगा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अंकिता को कुछ समझने का मौका ही ना मिला। वह एकदम पीछे जा गिरी और उसका सिर सोफे की बांह से जा टकराया। क्या कर रहे हैं? मेरा पांव देख रहे हैं या मेरा सिर तोड़ने लगे हैं? वह मुंह बनाते हुए बोली। इतने में राधा जी किचन की ओर बढ़ चुकी थी। मेरा बस चले तो सच में तुम्हारा सिर फोड़ दूं, वो दांत पीसते हुए बोली। मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, जाली डॉक्टर। वो आगे बढ़ते हुए उससे लड़ने को तैयार हो गई। राम ने एक नजर उसकी सोने जैसी कलाइयों पर डाली। उसने वाकई कभी चूड़ियां नहीं पहनी थी। डोंट वरी, एक दिन वह भी पहना दूंगा, वह भी अपने नाम की। उसने तंज कसते हुए बहुत धीरे से कहा। उसने उसके पांव से छोटा सा कांटा निकाल दिया। चेक करो, फील हो रहा है कांटा और दर्द? वो उठते हुए बोला। अंकिता ने पांव नीचे रखा तो अब उसे कोई दर्द नहीं हुआ। मेरा पांव तो ठीक हो गया, वो खुशी से चहकते हुए बोली। तो राम ने गहरी सांस लेते हुए बाहर की ओर रुक गया। अरे जाली डॉक्टर, बात तो सुनो, अपनी फीस तो लेते जाओ। अंकिता ने नाक चढ़ाते हुए पीछे से पुकारा तो राम ने गुस्से से मुड़कर उसकी ओर देखा। अपनी यह जुबान थोड़ी देर के लिए बंद कर लो ना, यही मेरी फीस है। और खबरदार, जो पीछे से मुझे आवाज दी। वह उसे गुस्से से धमकाता हुआ बाहर निकल गया, जबकि अंकिता अपने पैर के ठीक हो जाने पर बहुत खुश थी। राम अपने केबिन में बैठा हुआ था। अभी वह मरीजों को चेक करने के बाद फ्री हुआ था कि उसका दोस्त विवान मल्होत्रा अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही राम के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। वह उससे गले मिला। वेलकम टू हिंदुस्तान। कब वापसी हुई? राम और विवान की दोस्ती बहुत गहरी और पुरानी थी, लेकिन कुछ समय से वह अमेरिका में रह रहा था। हाल ही में वह वापस लौटा था और बिना कोई जानकारी दिए आज सीधे राम से मिलने आया था। यही कोई 2 दिन पहले सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं।
तो मैं यहाँ एकदम अचानक तुमसे मिलने आ गया। भाई वाह, बहुत ठाट बाट है तुम्हारे डॉक्टर राम मेहरा। यहाँ तो तुम्हें हर कोई जानता है, काफी पॉपुलर हो गए हो। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो राम ने भी हल्की सी मुस्कान दी। क्या लोगे? क्या सेवा करूं? अपने यार की? फिलहाल तो कुछ नहीं। मेरे साथ चलो, हॉर्स राइडिंग करने। तुम्हारे बिना मजा नहीं आता यार। इस टाइम शाम हो रही है, कल चलते हैं। राम ने उसे कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया था और जानता था कि विवान को हॉर्स राइडिंग और गोल्फ का बहुत शौक है। अब भी वह अपनी बात ही कर रहे थे कि अचानक दरवाजा खुला और घबराई हुई एक नर्स अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर राम प्लीज अंदर चलिए, इमरजेंसी हो गई है, वह कहते हुए बाहर निकल गई। डॉक्टर राम ने एक नजर विवान की ओर डाली और फिर तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गया। विवान भी उसके पीछे निकल पड़ा। क्या हुआ बाहर? इमरजेंसी वार्ड के पास भीड़ देखकर डॉक्टर राम ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। सर, एक आदमी है, उसे गोली लगी है और डॉक्टर नंदिनी ने कहा है यह पुलिस केस है, कोई हाथ नहीं रख रहा। तो उस आदमी ने डॉक्टर नंदिनी की कनपटी पर बंदूक रख दी। अब ऐसे में वह ना अंदर किसी को जाने दे रहा है और ना ही आने दे रहा है, और हमें साफ मना किया गया है कि पुलिस को इन्वॉल्व ना किया जाए, वरना वह डॉक्टर नंदिनी को डॉक्टर रिया ने आते ही डॉक्टर राम को सारी बात बता दी। डॉक्टर राम के माथे पर गुस्से से बल पड़ गए। उसने आगे बढ़कर डॉक्टर नंदिनी के केबिन का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो अंदर से लॉक था। डॉक्टर मनोज और डॉक्टर शर्मा कहाँ हैं? डॉक्टर राम ने अपने सीनियर्स के बारे में पूछा। सर, वो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, इसीलिए आपको बुलाया, डॉक्टर रिया ने परेशानी से कहा। इतना बड़ा हॉस्पिटल है और यह सब गार्ड को अंदर बुलाओ, यह दरवाजा तोड़ो, डॉक्टर राम ने सख्ती से आदेश दिया। अगले ही पल गार्ड ने दरवाजे का लॉक एक झटके से तोड़कर फेंक दिया और सामने का मंजर देखकर डॉक्टर राम ने होंठ भी लिए। एक आदमी था, उसके बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी और उसने एक हाथ से डॉक्टर नंदिनी के गले में बांह डाल रखी थी और दूसरे हाथ से उसकी कनपटी पर बंदूक रखी हुई थी। खबरदार, डॉक्टर आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना यह डॉक्टर जान से जाएगी, उस आदमी ने आक्रामक अंदाज में खुद का बचाव करते हुए कहा, जबकि डॉक्टर नंदिनी के चेहरे पर डर की झलक साफ दिखाई दे रही थी। विवान भी वहीं मौजूद था। उसके अंदर का खून उबाल खाने लगा। सामने खड़ा आदमी कोई बहादुर नहीं लग रहा था। लड़की की कनपटी पर बंदूक रखने के बावजूद वह घबरा रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें भी नजर आ रही थीं, जिसे विवान ने बखूबी भांप लिया था। अगले ही पल, एक सेकंड की देर किए बिना विवान ने अपनी पट की जेब से एक तेज धार वाला चाकू निकालते हुए उस आदमी के बंदूक वाले हाथ पर दे मारा। वह आदमी तड़प कर पीछे गिरा। विवान ने बिना देर किए उसे अपनी सख्त पकड़ में लिया, जबकि डॉक्टर नंदिनी अब भी डरी हुई उसे ही देख रही थी। इसी बीच पुलिस भी पहुंच चुकी थी और उस आदमी को उनके हवाले कर दिया गया। विवान अब डॉक्टर राम की ओर बढ़ा, जो गुस्से से उसे ही देख रहा था। तुम हीरो बनने से बाज नहीं आते ना? अगर निशाना जरा भी चूक जाता तो यह चाकू डॉक्टर नंदिनी को भी लग सकता था। राम की बात पर
विवान ने एक नजर सामने खड़ी डरी सिहमी खूबसूरत और नाजुक सी डॉक्टर नंदिनी की ओर देखा, जिसकी बड़ी बड़ी सुरमई आंखों में अब भी डर समाया हुआ था। अगर मेरी जगह तुम भी होते तो शायद ऐसा ही हो सकता था। लेकिन विवान मल्होत्रा का निशाना कभी नहीं चूकता। विवान ने डॉक्टर नंदिनी को अपनी गहरी नजरों से देखते हुए कहा, मेरे ख्याल से आपको मेरा धन्यवाद करना चाहिए। वो उसके करीब होते हुए 2 कदम की दूरी पर रुककर दिलचस्पी से उसके मोहक चेहरे को देखते हुए बोला, 1 इंच का फासला था, लग सकता था। पुचकारते हुए डॉक्टर नंदिनी ने नाराजगी से मुंह बनाते हुए गुस्सा बर्दाश्त किया और माथे पर हाथ रखते हुए कहा, लग सकता था, लगा तो नहीं ना। विवान का निशाना बहुत पक्का है। अगर मारना होता तो आपको ही लगता। वो इस बार गंभीर और सपाट अंदाज में बोला, ओके, चलता हूं, कल मुलाकात होती है। कहकर राम की सुने बिना वह वहां से चला गया, जबकि डॉक्टर राम ने वहां से सारा मेज क्लियर करवाया, लोगों की भीड़ हटवाई। डॉक्टर रिया डॉक्टर नंदिनी को केबिन की ओर ले गई। डॉक्टर नंदिनी की आंखों में आंसू थे। एक तो उस इंसान ने पट्टी करवाने के चक्कर में उसे डरा दिया था, और दूसरा अब इस विवान मल्होत्रा ने हीरोपंती दिखाकर उसे ऊपर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह अंदर से बहुत सहम गई थी। डॉक्टर नंदिनी, आपको घर जाना चाहिए, आराम करें, वैसे भी ऑफ टाइम होने वाला है। डॉक्टर राम ने उसकी हालत को देखते हुए उसे घर जाने का मशवरा दिया। वह सहमति में सिर हिलाते हुए बाहर निकल गई। प्लीज पापा, मान जाइए ना, सिर्फ 1 दिन की बात है, जाने दीजिए। अंकिता शाह को कॉलेज ट्रिप के साथ मनाली जाना था, लेकिन उसे इजाजत नहीं मिल रही थी। 2 दिन से लगातार वह अपने पापा से इजाजत लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रमेश शाह उसे किसी सूरत में जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। उन्हें पता था, उनकी बेटी अंकिता इतनी होशियार और चालाक नहीं है। वह अपनी हिफाजत कैसे करेगी, और एक दिन और रात के लिए तो उसे खुद से दूर कर दे। ऐसा तो कभी मुमकिन ही नहीं था। उनकी जान बचती थी अपनी इस इकलौती बेटी में। सबसे ज्यादा उसके नखरे उसके पापा रमेश शाह उठाते थे, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा लाडली और नाजुक मिजाज हो गई थी, और शरारती तो हद से ज्यादा हरगिज नहीं। मैं आपको इतनी दूर नहीं भेज सकता, और वह भी एक रात और 1 दिन के लिए। मेरा दिल नहीं मानता, मेरा बच्चा। उन्होंने उसे प्यार से अपने पास लगाते हुए कहा, पापा प्लीज जाने दीजिए, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, सिर्फ मैं ही नहीं जाऊंगी। और मेरा बहुत मन है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करूं, लेकिन आपने कभी मुझे जाने ही नहीं दिया। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं मनाली देख लूं, पहाड़ों पर बरसती बर्फ देखूं। प्लीज पापा जाने दीजिए, प्लीज प्लीज। वो फिर से उनके सीने से सिर टिकाए हुए बार बार उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी, जबकि दूर बैठी राधा जी ने घूरती हुई नजर अपनी बेटी पर डाली, जो हर बार ऐसे ही नाटक करके अपने पापा को हर बात के लिए राजी कर लेती थी। अभी पिछले ही दिनों उसने जिद करके एक बहुत महंगा मोबाइल लिया था। हालांकि राधा जी ने बहुत मना किया था, लेकिन रमेश शाह अपनी बेटी की हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी करते थे।
जिससे राधा जी थोड़ी परेशान हो जाती थी। अच्छा, मैं सोचूंगा। फिलहाल इस टॉपिक को यहीं क्लोज करो और जाकर सो जाओ। उन्होंने आधी रजामंदी के साथ उसकी आंखों में बहते आंसू देखकर कहा, थैंक यू, थैंक यू सो मच पापा। यू आर द वर्ल्ड बेस्ट पापा। खुशी से कहते हुए वह उठकर अपने कमरे की ओर भाग गई। आपको नहीं लगता आप उसकी हर जायज नाजायज बात मानकर उसे बिगाड़ रहे हैं? लड़की जात है, अगले घर भी जाना है उसे। राधा जी ने नाराजगी से कहा। राधा जी फिलहाल ऐसी बातें मत करें। मेरे लिए मेरी बेटी मेरी राजकुमारी है और जो भी उसकी जिंदगी में आएगा वह भी उसे रानी बनाकर रखेगा। मैंने सोच लिया है कि अब मुझे आगे क्या करना है। विवान मल्होत्रा ने जब से पहली नजर डॉक्टर नंदिनी पर डाली थी, उसकी खूबसूरती और नाजुकपन में उसका दिल अटक सा गया था। उसकी नजरों के सामने से नंदिनी को वह मासूम सा चेहरा हट ही नहीं रहा था। और फिर विवान मल्होत्रा ने अगले 24 घंटे में डॉ नंदिनी के बारे में सारी जानकारी निकलवा ली। वो एक मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखती थी, पिता नहीं थे। एक बूढ़ी माँ के साथ छोटे से घर में रहती थी। बहुत खुददार थी, कोई स्कैंडल नहीं था। सबसे बड़ी बात, वह सिंगल थी, जिससे विवान को सबसे ज्यादा खुशी हुई थी। पहली बार उसके दिल को किसी लड़की ने छुआ था और वह उसे अपने करीब लाना चाहता था। सिगरेट पर सिगरेट पीते हुए वो बस डॉक्टर नंदिनी के बारे में सोचता जा रहा था। बार बार आंखों के सामने उस मासूम सी लड़की का चेहरा आता, जो डरी सहमी नजरों से उसकी ओर देख रही थी। वह नजरें आज तक विवान भूल नहीं पाया था। यह तुम क्या कह रहे हो? अचानक से यह ख्याल दिमाग में कहां से आ गया? डॉक्टर राम ने हैरानी से विवान से पूछा। वह इस वक्त हॉर्स राइडिंग के लिए विवान के फार्म हाउस पर आया था। जब विवान ने डॉक्टर नंदिनी के बारे में उससे बात की तो राम ने माथे पर बल डालते हुए उसकी ओर देखा। घोड़े से उतरते हुए विवान ने अपने घोड़े को प्यार से थपथपाया और फिर डॉक्टर राम की ओर देखा। यार, सुना था लेकिन आज महसूस कर रहा हूं, फर्स्ट साइड लव हो गया है। अब तो क्या करूं? अब तो तू ही मेरी मदद कर सकता है। डॉक्टर नंदिनी कोई चीज नहीं है मेरी जान, एक जीती जागती इंसान है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई चीज है और तुम्हें खरीदनी है और मैं खरीद कर दे दूं। यार, उसके भी जज्बात हैं और हो सकता है किसी के साथ कमिटमेंट हो उसका। फिर डॉक्टर राम ने बातों का रुख दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की। नहीं, किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है उसका, सिंगल है। तो अब और कोई बहस नहीं, मेरी और उसकी शादी की बात करो। राम विवान की बातें सुनते हुए गहरी सांस लेकर सिर हिलाता है। मतलब, सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब तू मुझसे चाहता है कि मैं तेरा रिश्ता लेकर उसके घर जाऊं? बीजान से क्यों नहीं कहता? राम ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। तुमसे जितना कहा है उतना करो यार, बाकी बीजान को एक साइड पर कर दो। अगर उन्हें लेकर जाना होता तो क्या मैं तुम्हारा दिमाग खा रहा होता? विवान ने माथे पर बल डालते हुए कहा। फिर भी डॉक्टर नंदिनी की मां पूछेंगी नहीं? कम से कम बीजान को तो साथ होना चाहिए ना। बाकी मैं तो साथ चल ही रहा हूं, मैंने कोई ऐतराज तो नहीं किया। मुझे नहीं लगता बीजान राजी होंगी।
इसीलिए उन्हें फिलहाल एक तरफ कर दो। उन्हें कुछ मत बताओ और तुम मेरे भाई बनकर जाओगे वहां पर, समझे तुम? और रिश्ता पक्का करके ही आओगे। विवान ने दांत पर दांत रखकर चेतावनी भरे अंदाज में कहा। तो राम के चेहरे पर मुस्कान छा गई। वो हमेशा उस पर इसी तरह हक जताया करता था और राम के लिए विवान बिल्कुल भाई की तरह था। उधर विवान भी राम पर अपनी जान छिड़कता था। फाइनली अंकिता को मनाली जाने की इजाजत मिल गई थी और वह अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मनाली जाने की तैयारी भी कर रही थी। बैग उठाए हुए वह सीढ़ियां उतरते हुए फोन पर अपनी दोस्त सोहा से बातें करती उतर रही थी कि अचानक उसकी जोरदार टक्कर राम मेहरा से हो गई। बैग उसके हाथ से छूटकर सीढ़ियों से नीचे गिर गया। इससे पहले वह खुद भी सीढ़ियों से लुढ़कती, राम ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। वह सीधा उसके सीने से जा लगी। फोन छूटकर नीचे गिरा। अंकिता ने सांस रोककर यह सब देखा। हाय मेरा मोबाइल, मेरा बैग, सब कुछ गिरा दिया आपने। देख के नहीं चल सकते क्या जाली डॉक्टर? अंकिता ने मुंह बनाते हुए गुस्से में कहा। उसकी बात पर राम उसे इतने तैयार हाल में देखकर ठिठक गया, जैसे कहीं जा रही हो। और अब उसकी सवालियां नजरें नीचे खड़े रमेश शाह पर थीं, जबकि अंकिता अब खुद को छुड़ाते हुए नीचे जाकर अपनी चीजें उठाने लगी। थैंक गॉड, मेरा मोबाइल बच गया, वरना नकली डॉक्टर को तो मैं नहीं छोड़ती। बड़बड़ाते हुए बोली। अंकल जी, यह कहाँ जा रही है? राम ने बहुत गंभीरता से रमेश शाह से पूछा। मैं फ्रेंड्स के साथ मनाली जा रही हूं। ठीक है, और अब तो मेरे पापा को मेरे खिलाफ भड़काना मत। वह पहले ही मुझे इजाजत दे चुके हैं, तो ब्लैंक बनने की जरूरत नहीं है। उसने उंगली उठाते हुए उसे धमकाया और अपना बैग उठाया, क्योंकि उसे पता था इस घर में राम मेहरा की कितनी चलती है। अगर वह इस वक्त रमेश शाह के दिमाग में कोई उल्टी सीधी बात डाल देता तो वह अब भी इसी वक्त अंकिता को जाने से रोक सकते थे। चलो पापा, अकड़ते हुए उसने रमेश शाह का हाथ थाम लिया। नहीं अंकल जी, यह नहीं जाएगी। अचानक से राम की आवाज आई। क्यों नहीं जाऊंगी? आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? जब मेरे पापा ने इजाजत दी है तो आपको कोई हक नहीं बनता मुझे रोकने का। वह थोड़ा सा बदतमीजी पर उतर आई। राम बेटा कॉलेज फ्रेंड्स के साथ जा रही है, सिक्योरिटी गार्ड भी साथ में होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रमेश शाह ने राम को समझाते हुए कहा, जबकि अंकिता को अपने पापा को ऐसे किसी गैर इंसान को सफाई देते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे बुरा लगा कि राम उसके पापा से इस तरह बात कर रहा है। अंकल जी, यह नहीं जाएगी। मुझे किसी सिक्योरिटी गार्ड या किसी भी इंस्टीट्यूट पर इतना भरोसा नहीं कि इसे अकेले कहीं भी भेज दूं। आपने मुझे बेटा कहा है तो बेटा बनकर मैं इस घर की और घर के लोगों की हिफाजत करना चाहता हूं, और इसीलिए इस बात को यहीं खत्म करें। अंकिता अंदर जाओ, वो हक से बोल रहा था। अंकिता तो जैसे आग बबूला हो गई। हरगिज नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, मैं जा रही हूं। और खबरदार, जो आप मेरे रास्ते में आए तो उसका लहजा बदल गया था। तो राम ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर भेज ली। अंकिता अंदर जाओ। रमेश शाह भी इस बार राम की भाषा में बोले तो उसने और भी ज्यादा गुस्से से राम को देखा। पापा, आप मुझे इजाजत दे चुके हैं, अब इस नकली डॉक्टर की वजह से आप मुझे मना कर रहे हैं। अंकिता वह नम लहजे में रो पड़ी, जबकि रमेश शाह की ऊंची आवाज सुनकर वह एकदम सहम भी गई थी। जितना कहा है
उतना करो, अंदर जाओ। इस बार वह थोड़ा गुस्से में बोले तो अंकिता राम को गुस्से से घूरती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अंकल जी, मैं जानता हूं आपको मेरी बात बुरी लगी होगी, लेकिन आप भी जानते हैं कि मैं क्यों मना कर रहा हूं। हालात ऐसे नहीं है कि उसे इतनी दूर अकेले भेजा जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? राम रमेश शाह के करीब होता हुआ धीमे लहजे में समझाते हुए बोला। हाँ, सब जानता हूं। मैं खुद नहीं चाहता कि वह जाए, पर उसकी जिद के आगे मैं चुप हो गया। वो गहरी सांस लेते हुए धीमी आवाज में बोले, अंकल जी, उसकी हर बात मत मानिए, वह बिगड़ रही है। राम की बात पर रमेश शाह सोच में पड़ गए, जबकि दीवार के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनते ही अंकिता के दिल में राम के लिए गहरी नफरत पैदा। और अब ना जाने यह नफरत कौन सा तूफान लेकर आएगी। डॉक्टर राम, आप यूं अचानक हमारे घर? डॉक्टर नंदिनी ने घबराकर राम की ओर देखा, जबकि उनके पीछे उसी दिन वाले इंसान को देखकर नंदिनी थोड़ी सी हैरान हुई। राम ने माथे पर बल डालते हुए उसकी ओर देखा। घोड़े से उतरते हुए विवान ने अपने घोड़े को प्यार से थपथपाया और फिर डॉक्टर राम की ओर देखा। यार, सुना था, लेकिन आज महसूस कर रहा हूं, फर्स्ट साइड लव हो गया है। अब तो क्या करूं? अब तो तू ही मेरी मदद कर सकता है। डॉक्टर नंदिनी, कोई चीज नहीं है मेरी जान, एक जीती जागती इंसान है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई चीज है और तुम्हें खरीदनी है और मैं खरीद कर दे दूं। यार, उसके भी जज्बात हैं और हो सकता है किसी के साथ कमिटमेंट हो उसका। फिर डॉक्टर राम ने बातों का रुख दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की। नहीं, किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है उसका, सिंगल है। तो अब और कोई बहस नहीं, मेरी और उसकी शादी की बात करो। राम विवान की बातें सुनते हुए गहरी सांस लेकर सिर हिलाता है। मतलब, सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब तू मुझसे चाहता है कि मैं तेरा रिश्ता लेकर उसके घर जाऊं? बीजान से क्यों नहीं कहता? राम ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। तुमसे जितना कहा है उतना करो यार, बाकी बीजान को एक साइड पर कर दो। अगर उन्हें लेकर जाना होता तो क्या मैं तुम्हारा दिमाग खा रहा होता? विवान ने माथे पर बल डालते हुए कहा। फिर भी डॉक्टर नंदिनी की मां पूछेंगी नहीं? कम से कम बीजान को तो साथ होना चाहिए ना। बाकी मैं तो साथ चल ही रहा हूं, मैंने कोई ऐतराज तो नहीं किया। मुझे नहीं लगता बीजान राजी होंगी, इसीलिए उन्हें फिलहाल एक तरफ कर दो। उन्हें कुछ मत बताओ और तुम मेरे भाई बनकर जाओगे वहां पर, समझे तुम? और रिश्ता पक्का करके ही आओगे। विवान ने दांत पर दांत रखकर चेतावनी भरे अंदाज में कहा। तो राम के चेहरे पर मुस्कान छा गई। वो हमेशा उस पर इसी तरह हक जताया करता था और राम के लिए विवान बिल्कुल भाई की तरह था। उधर विवान भी राम पर अपनी जान छिड़कता था। फाइनली अंकिता को मनाली जाने की इजाजत मिल गई थी और वह अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मनाली जाने की तैयारी भी कर रही थी। बैग उठाए हुए वह सीढ़ियां उतरते हुए फोन पर अपनी दोस्त सोहा से बातें करती उतर रही थी कि अचानक उसकी जोरदार टक्कर राम मेहरा से हो गई। बैग उसके हाथ से छूटकर सीढ़ियों से नीचे गिर गया। इससे पहले वह खुद भी सीढ़ियों से लुढ़कती, राम ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। वह सीधा उसके सीने से जा लगी। फोन छूटकर नीचे गिरा। अंकिता ने सांस रोककर यह सब देखा। हाय, मेरा मोबाइल, मेरा बैग, सब कुछ गिरा दिया आपने। देख के नहीं चल सकते क्या जाली डॉक्टर?
अंकिता ने मुंह बनाते हुए गुस्से में कहा। उसकी बात पर राम उसे इतने तैयार हाल में देखकर ठिठक गया, जैसे कहीं जा रही हो। और अब उसकी सवालियां नजरें नीचे खड़े रमेश शाह पर थीं, जबकि अंकिता अब खुद को छुड़ाते हुए नीचे जाकर अपनी चीजें उठाने लगी। थैंक गॉड, मेरा मोबाइल बच गया, वरना नकली डॉक्टर को तो मैं नहीं छोड़ती। बड़बड़ाते हुए बोली। अंकल जी, यह कहाँ जा रही है? राम ने बहुत गंभीरता से रमेश शाह से पूछा। मैं फ्रेंड्स के साथ मनाली जा रही हूं। ठीक है, और अब तो मेरे पापा को मेरे खिलाफ भड़काना मत। वह पहले ही मुझे इजाजत दे चुके हैं, तो ब्लैंक बनने की जरूरत नहीं है। उसने उंगली उठाते हुए उसे धमकाया और अपना बैग उठाया, क्योंकि उसे पता था इस घर में राम मेहरा की कितनी चलती है। अगर वह इस वक्त रमेश शाह के दिमाग में कोई उल्टी सीधी बात डाल देता तो वह अब भी इसी वक्त अंकिता को जाने से रोक सकते थे। चलो पापा, अकड़ते हुए उसने रमेश शाह का हाथ थाम लिया। नहीं अंकल जी, यह नहीं जाएगी। अचानक से राम की आवाज आई। क्यों नहीं जाऊंगी? आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? जब मेरे पापा ने इजाजत दी है तो आपको कोई हक नहीं बनता मुझे रोकने का। वह थोड़ा सा बदतमीजी पर उतर आई। राम बेटा, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ जा रही है, सिक्योरिटी गार्ड भी साथ में होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रमेश शाह ने राम को समझाते हुए कहा, जबकि अंकिता को अपने पापा को ऐसे किसी गैर इंसान को सफाई देते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे बुरा लगा कि राम उसके पापा से इस तरह बात कर रहा है। अंकल जी, यह नहीं जाएगी। मुझे किसी सिक्योरिटी गार्ड या किसी भी इंस्टीट्यूट पर इतना भरोसा नहीं कि इसे अकेले कहीं भी भेज दूं। आपने मुझे बेटा कहा है तो बेटा बनकर मैं इस घर की और घर के लोगों की हिफाजत करना चाहता हूं, और इसीलिए इस बात को यहीं खत्म करें। अंकिता, अंदर जाओ। वो हक से बोल रहा था। अंकिता तो जैसे आग बबूला हो गई। हरगिज नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, मैं जा रही हूं। और खबरदार, जो आप मेरे रास्ते में आए तो उसका लहजा बदल गया था। तो राम ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर भेज ली। अंकिता, अंदर जाओ। रमेश शाह भी इस बार राम की भाषा में बोले तो उसने और भी ज्यादा गुस्से से राम को देखा। पापा, आप मुझे इजाजत दे चुके हैं। अब इस नकली डॉक्टर की वजह से आप मुझे मना कर रहे हैं। अंकिता, वह नम लहजे में रो पड़ी, जबकि रमेश शाह की ऊंची आवाज सुनकर वह एकदम सहम भी गई थी। जितना कहा है उतना करो, अंदर जाओ। इस बार वह थोड़ा गुस्से में बोले तो अंकिता राम को गुस्से से घूरती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अंकल जी, मैं जानता हूं आपको मेरी बात बुरी लगी होगी, लेकिन आप भी जानते हैं कि मैं क्यों मना कर रहा हूं। हालात ऐसे नहीं है कि उसे इतनी दूर अकेले भेजा जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? राम रमेश शाह के करीब होता हुआ धीमे लहजे में समझाते हुए बोला। हाँ, सब जानता हूं। मैं खुद नहीं चाहता कि वह जाए, पर उसकी जिद के आगे मैं चुप हो गया। वो गहरी सांस लेते हुए धीमी आवाज में बोले। अंकल जी, उसकी हर बात मत मानिए, वह बिगड़ रही है। राम की बात पर रमेश शाह सोच में पड़ गए, जबकि दीवार के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनते ही अंकिता के दिल में राम के लिए गहरी नफरत पैदा। और अब ना जाने यह नफरत कौन सा तूफान लेकर आएगी। डॉक्टर राम, आप यूं अचानक हमारे घर? डॉक्टर नंदिनी ने घबराकर राम की ओर देखा, जबकि उनके पीछे उसी दिन वाले इंसान को देखकर नंदिनी थोड़ी सी हैरान हुई।
अंकिता का रिश्ता राम के साथ तय कर दिया था और आज उन्हें इस फैसले पर बहुत खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि राम एक बहुत अच्छा इंसान था। उन्हें पूरी उम्मीद थी वह उनकी बच्ची को संभाल लेगा। उसकी गलतियों के बावजूद, उसकी नादानियों के बावजूद क्या वह राजी हो जाएगी? इस एक सवाल ने राम को चौराहे पर लाकर खड़ा किया। होना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। उन्होंने राम का हाथ थामते हुए पूरे अधिकार से कहा, तो राम सिर हिलाकर हामी भरने लगा। बहुत बड़ा कमीना है तू। मेरी शादी की तुझे कोई परवाह नहीं और तू चला है अपनी शादी करने। कैसा दोस्त है तू? जैसे ही राम ने विवान मल्होत्रा को अपनी शादी के बारे में बताया तो वह और भड़क गया। यार, तेरा मामला अलग है। और वैसे भी डॉक्टर नंदिनी एक पढ़ी लिखी और समझदार, मैच्योर लड़की है। अपने फैसले वह खुद ले सकती है। और बात रही मेरी मंगेतर की, वह अब भी सिर्फ 17 साल की है। समझ ले, अब भी बहुत छोटी है, जिसे हम झगड़ालू मगरमच्छ भी कह सकते हैं, क्योंकि जब देखो हर वक्त लड़ने मरने के लिए तैयार रहती है। अब तक पता नहीं उसने घर में कितना बड़ा तूफान मचा दिया होगा जब उसे यह सब पता चला होगा। खैर, मैं डॉक्टर नंदिनी से एक बार फिर बात करूंगा। अभी थोड़ी झिंझक रही है, थोड़ा अनसेफ फील कर रही है। तू भी तो हद करता है। बिना भरोसे की डोरी थमाए सीधे ही इतना बड़ा कदम उठा लिया। सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। और यकीन मान, भाई सब्र का फल मीठा ही होता है। राम ने विवान को बहुत हिम्मत दी, जबकि विवान के दिल में राम की शादी की बात सुनकर गुस्से के मारे आग धक रही थी। दोनों लगभग हम उम्र थे, बल्कि विवान राम से 6 महीने बड़ा था। और अब उसे यह बात चोट पहुंचा रही थी कि राम पहले शादी कर रहा है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी पापा। मैं उस नकली जाली डॉक्टर से कभी शादी नहीं करूंगी। जैसे ही अंकिता को शादी की खबर मिली, उसी वक्त दौड़ते हुए अपने पापा के कमरे में आई और गुस्से में उस रिश्ते को ठुकरा दिया, जिस पर अंजलि जी को बहुत गुस्सा आया। लेकिन इससे पहले वह कुछ कहती, राजू ने हाथ के इशारे से उसे चुप करवा दिया। अंकिता, तुम्हारा उससे बचपन में ही रिश्ता तय हो चुका है और यह तुम्हारे विजय अंकल की ख्वाहिश पर हुआ था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हीं की आखिरी ख्वाहिश थी कि तुम उनकी बहू बनो, और मैं नहीं चाहता कि अब और देर हो। इसीलिए मैंने सोच समझकर यह फैसला लिया है और अब इससे ज्यादा सफाई नहीं दूंगा। बेटी हो, इसीलिए बता रहा हूं, और जान से भी प्यारी हो। पापा, आप मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं। आप जिससे कहेंगे मैं शादी कर लूंगी, लेकिन प्लीज उस खड़ूस डॉक्टर से मेरी शादी मत कराइए। वह अब भी से मुझ पर इतना रोब जमाते हैं, तो जब आप मुझे उनके हवाले कर देंगे तो वह मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देंगे। प्लीज पापा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन प्लीज उनसे नहीं। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, बस मेरी उससे शादी मत कराइए। उसका यह अंदाज राजू को बहुत तकलीफ दे रहा था। अंकिता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम उसकी मंगेतर हो। उसके अलावा मैं तुम्हारी किसी और से शादी नहीं करूंगा। ऐसा थोड़ी होता है पापा। आपने कभी मुझे यह नहीं बताया और अब अचानक कह रहे हैं
कि मैं उस इंसान को अपना पति मान लूं जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। अपनी नफरत का खुलेआम इजहार करते हुए वह इधर उधर देखना भी भूल गई थी। दरवाजे से कमरे में दाखिल होते राम के कदम ठिठक गए। अंकिता के उस तरफ से पीठ थी। उसने राम को आते नहीं देखा। अब तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी निकला तो तुम अपने बाप का मारा हुआ चेहरा देखोगी। अब आगे पार्ट 2 में सुने। आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।